हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज लेक्चर नंबर 2 पर हैं। हम चार्ज पर बात करेंगे। पिछली क्लास में फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ 10 पॉइंट्स आपको बताए थे और हमने बोला था आपको हर एक पॉइंट में आपको चीज़ों को बहुत ढंग से समझने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को हमें याद रखना होगा, कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। जैसे कि पहला पॉइंट था चार्ज इज अ स्केलर। कहने को ये सीधी सी एक बात है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन आती ये बात कि इसको थोड़ा सा हम इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं, क्या इसमें हमें अच्छे से समझना चाहिए। स्केलर क्वांटिटीज़ और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी में एक फ़र्क ये है कि ये जो है दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और जब स्केलर क्वांटिटीज दो तरह की हों, इस तरह की साइन ले रही हों, या वहाँ डायरेक्शन हो, ऐसी बहुत क्वांटिटीज हैं जिनमें डायरेक्शन भी होती है, तो ऐसी क्वांटिटीज जो इस तरह के साइन लेने लग जाएं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, उनको हम एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं। इसका वाइस वर्सा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जितनी भी चीज़ें स्केलर हों और एल्जेब्रिकली ऐड हो रही हों, मतलब प्लस और माइनस के साथ, वो पक्का स्केलर होती हैं। समझ गए बात को? एल्जेब्रिकली जो ऐड हो रही हूं वो पक्का स्केलर होती हैं। अब चार्ज दो तरह के होते हैं, ये तो आप बेसिक मैकेनिज्म सही समझ रहे होंगे कि जब हम किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग कराएंगे तो एक पक्का पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, दूसरी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो चार्ज आर 2 टाइप्स, और जैसे 2 टाइप्स हुए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दो तरह के हुए, दोनों में साइन लग गया, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, तो फिर वो एल्जेब्रिकली ऐड होने लग गई। ठीक है, इसका वाइस वर्सा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जैसे सभी क्वांटिटीज एल्जेब्रिकली ऐड नहीं होती हैं, जरा समझना जरा ध्यान से। जैसे मास, अब मास जो है वो एक ही तरह का होता है, उसमें ना कोई डायरेक्शन है ना कोई साइन की बात है, पॉजिटिवली ही होता है केवल। लेकिन करंट की बात करें तो अब करंट जो है उसके पास डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, वो वेक्टर नहीं है, एक अलग बात है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ऐड होती है एल्जेब्रिकली। अगर एक पॉइंट पर 10 एम्पियर की करंट जा रही है, दूसरी जगह से, दूसरे वायर से -5 की एम्पियर की करंट जा रही है, तो 10 और -5 वो एल्जेब्रिकली ऐड होंगे, तो वहाँ से कितनी करंट आगे प्रोसीड करेगी, निकलेगी, +5 निकलेगी, एल्जेब्रिकली वो ऐड हो गए। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि करंट में भी दो तरह के साइन लग रहे हैं, उसी तरह चार्ज की बात हो रही है। तो चार्ज इज अ स्केलर एंड कैन बी ऑफ 2 types only, positive and negative. This is because it adds algebraically and represents excess or deficiency of electron. इससे यह बात भी प्रूफ होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो रही है तो कहीं डिफिशिएंसी हो रही है। सही ना? चलिए, तो सेकंड पॉइंट पर बात करेंगे हम लोग। ये पॉइंट भी सामने आया था, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। देखिए, फिजिक्स में कोई भी बात जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमें थोड़ा सा बहुत ढंग से समझ लेने की ज़रूरत होती है। एक तो बात हो गई कि ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक होती है कैसे हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इस ट्रांसफ़र का क्या मतलब होगा। जैसे हम वाटर की बात करें तो वाटर को एक कंटेनर से, एक बीकर से दूसरे कंटेनर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आप नीचे होल कर दीजिए, मान लीजिए 2 रूम हैं, इसमें पानी भरा हुआ है और दूसरे बगल वाले रूम में आप पानी को ले जाना चाहते हैं, वाटर को ले जाना चाहते हैं, तो आप होल कर दीजिए, वाटर जाने लग जाएगा। और ये तब तक फ्लो होगा जब तक कि वाटर का लेवल सेम ना हो जाए। रूम अगर सेम साइज का है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, थोड़ा छोटा साइज का है तो तब तक होगा जब तक कि जो है बराबर जो है लेवल ना हो जाए। और उसका साइज बहुत बड़ा है तो लेवल बराबर हो जाएगा, क्वांटिटी उसमें ज़्यादा चली जाएगी। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, इससे आप बात को ऐसे समझें कि जब कंडक्टिंग बॉडीज को आपस में टच किया जाता है, कंडक्टिंग बॉडी ही कई स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे, तो उसके लिए आप एक छोटी सी बात सुन लो। अगर किसी बॉडी में प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो किसी एटम के अपने न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंडेड नहीं हो, तो ऐसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहे जाते हैं। और इन एटम्स से मिलकर के जो बॉडी बनी होती है उसे हम कंडक्टिंग बॉडी कहते हैं। और भी बहुत बेसिक चीज़ों से समझ सकते हो, जिसमें करंट पॉसिबल हो, जिसमें कंडक्टिविटी हो, ऐसी बॉडीज़ को कंडक्टिंग बॉडी कहते हैं। तो जब हम कंडक्टिंग बॉडीज़ को आपस में टच कराते हैं, छोटी को बड़ी से, या ज़्यादा चार्ज वाली को कम चार्ज वाली से, वगैरह वगैरह, कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। अब जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है
वो एक पॉजिटिव बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में भी पॉसिबल है, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी से दूसरी चार्ज बॉडी में भी पॉसिबल है, एक पॉजिटिव से नेगेटिव में पॉसिबल है, नेगेटिव से पॉजिटिव में पॉसिबल है। ये सारे केसेस हम सीखेंगे जब हम जो है कंडक्शन की बात करेंगे। चार्जिंग बाई कंडक्शन आएगा 10th नंबर पॉइंट पर, आगे जो है एक हेडिंग है 2nd नंबर पर चार्जिंग बाई कंडक्शन, वहाँ हम सीखेंगे। अभी हम बस इतना कहना चाहते हैं कि ये बात सामने आ जाए कि चार्ज ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो जब हम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी से कांटेक्ट में लेकर आएंगे, टच कराएंगे, मान लो सिमिलर साइज की बॉडी है, सिमिलर मटेरियल, सेम मटेरियल की बॉडी है, तो होगा क्या कि वो दोनों चार्ज हो जाएंगी, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज में भेज देगा। तो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के जब कांटेक्ट में आएगी तो ये पॉजिटिव चार्ज भेज देगी, जिसका असली मतलब क्या होगा कि उसने न्यूट्रल बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए हैं, इतनी सी बात है। और एक नेगेटिव चार्ज बॉडी जब किसी न्यूट्रल बॉडी से टच होगी तो वो क्या करेगी, वो उसे नेगेटिव चार्ज कर देगी, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ भेजे हैं, ट्रांसफर किए हैं, इतनी सी बात है। क्लियर? इसको पढ़ लीजिएगा और नोट्स में बनाते हुए चलिए। इफ अ चार्ज बॉडी इज पुट इन कॉन्टैक्ट विद एन अनचार्ज्ड बॉडी, द अनचार्ज्ड बॉडी becomes charged, okay, due to the transfer of electrons from one body to other body. If the charged body is positive, it will withdraw some electrons from the uncharged body, and if negative will transfer some of its excess electron to the uncharged body. अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी से टच हो रही है तो वो उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगी, और पॉजिटिव हो रही है तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगी। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ये पॉइंट भी हमें पढ़ना है। कहने को तो इसमें केवल दो बातें हैं, केवल दो, कि चार्ज कैन नॉट पॉसिबल विदाउट मास एंड मास कैन बी पॉसिबल विदाउट चार्ज। मतलब इस यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं, पार्टिकल हैं जो मासिव हैं, उनमें चार्ज नहीं है, पॉसिबल है, और बहुत सारे ऐसे जो है पार्टिकल आपको मिल जाएंगे जिनमें चार्ज है, मास है, दोनों हैं, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि कोई चार्ज हो, चाहे वो एटम हो या बॉडी हो, चार्ज हो मस मास ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। अब फिजिक्स में कोई बात हम कहते हैं तो एक थोड़ा सा प्रूफ रख लेते हैं, एग्जाम्पल्स रख लेते हैं, और प्रूफ और एग्जाम्पल्स के साथ हम जब बात कर रहे होते हैं तो वो थोड़ी सी बेहतर समझी जा रही होती है, पढ़ते या पढ़ाते समय, दोनों केस में। तो चलिए बात करते हैं कि भाई चार्ज अगर आप बात कर रहे हैं कि हमेशा ये मास के साथ एसोसिएटेड होगा, इसमें क्या खास और सुनना चाहिए। तो जब यूनिवर्स में कुछ ऐसे पार्टिकल भी ढूंढ लिए गए जिनमें हम चाह करके भी उनको चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो बात थोड़ी इंटरेस्टिंग थी कि यूनिवर्स में ऐसे पार्टिकल भी हैं जिनको हम चाह के भी चार्ज नहीं कर सकते थे। बात समझना ध्यान से, लेकिन ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जो चार्ज तो है लेकिन उसमें मास ना रख पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं, बिना मास के चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। तो वो कौन से पार्टिकल थे? बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है, अच्छा सा एग्जाम्पल आप में कुछ लोगों को शायद पता होगा। फोटॉन्स जो पार्टिकल होते हैं, आगे चल करके आप एक चैप्टर में पढ़ेंगे भी, एनर्जी का फॉर्म पैकेट होता है, फोटॉन हो गए, न्यूट्रिनो हो गए, ये ऐसे एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं जो एनर्जी के पैकेट्स हैं जिनमें हम चाह करके भी कभी जो है चार्ज नहीं रख सकते। तो बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है, जबकि चार्ज के बिना मास पॉसिबल है। तो चलिए इसमें सुनते हैं कुछ, ये सारी बातें हैं जिनमें बस हम बात कहने के साथ साथ प्रूफ देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लाइन कितनी ज़्यादा वजनदार है, बस इतनी सी बात है, ठीक, कितनी ज़्यादा वेटेज वाइज है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बात वहीं से ख़त्म हो जाती है। अब जो बातें लिखी गई हैं, जो समझाई जा रही हैं, उनमें कोशिश की जा रही है इस बात को और ज़्यादा बस केवल वेटेज देने के हिसाब से। द पार्टिकल्स सच एज फोटॉन और न्यूट्रिनो विच हैव नो रेस्ट मास कैन नेवर हैव अ चार्ज एज द चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। एक ऐसा पार्टिकल ढूंढ लाया गया, फोटॉन, माना कि उसका रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन होता तो है काइनेटिक मास ही सही, लेकिन मास जैसी चीज उसमें है जिसको काइनेटिक मास बोला जा रहा होगा, लेकिन उसमें हम चाह करके भी चार्ज नहीं ले सकते। लेकिन ऐसा कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है जिसमें मास को हम रख ही ना पाए, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। ओके,
एज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ये बात लिखी गई है। देखें जरा इस जगह पे, ओके, एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर करें। The particles such as photon or neutrino which have no rest mass can never have a charge, as charge cannot exist without mass. As the charge cannot exist without mass, the presence of charge itself is a convincing proof. A charge cannot exist without mass. The presence of charge, सुनिए जरा ध्यान से, the presence of charge itself is a convincing proof of existence of the mass, है ना। एक चार्ज का होना अपने आप में प्रूफ है कि बिना मास के नहीं हो सकता है। इसको थोड़ा ऐसे समझ लें आप, जैसे सोचो अच्छा कि आप किसी एटम के अंदर प्रोटॉन्स भी तो होते हैं भाई, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ से लेके जा रहे होते हो, तो भाई तुम एक इलेक्ट्रॉन लेके जाओगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का लेके जाओगे, आप तो कई बार बहुत अंदर ऑर्बिट्स का कभी नहीं लेके जाते हो, लेकिन अगर चलो लेके गए भी, कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके जाओगे, फिर भी न्यूक्लियस तो बच ही जाएगा ना, कुछ तो एटम्स, कुछ तो मास बच ही जाएगा ना। अच्छा, जिसके पास लेके जाओगे वो भी एक एटम ही होगा, ऐसा तो अनेक इलेक्ट्रॉन को रखने वाले लोग कोई और हो जाएंगे, तो आप उनको एटम्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो जब आप एटम का सहारा लोगे तो वहाँ भी न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स और बाकी साथ तमाम चीज़ें हैं, तो वहाँ भी मास एक्सिस हो जाएगा बल्कि। तो इसलिए बिना वो ये कहना चाहते हैं कि एटम का एग्जिस्ट होना अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि जब उसे आप चार्ज करोगे तो उसे इलेक्ट्रॉन तो ही तुम ले जा पाओगे, बाकी बहुत कुछ तो बच ही जाएगा ना, तो वो अपने आप में प्रूफ है कि उसके पास मास तो तब भी बच जाएगा। ओके, सो अ बीम सच एज, देखो जरा कुछ एग्जांपल्स और बढ़ाए गए हैं, सच एज बीटा रेज, कैनाल रेज एंड कॉस्मिक रेज व्हिच गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड विल बी चार्ज। क्लियर सी बात है कि ये जो रेज होती हैं ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड हो जाती हैं, 100% मतलब चार्ज होती हैं, चार्ज एंड हेंस विल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स एज चार्ज। क्लियर सी बात है कि ये ऐसे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई हैं जो चार्ज्ड हैं, ठीक है। एज चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ठीक है। हाउएवर कन्वर्स में और मे नॉट बी ट्रू, एज इफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिफ्लेक्ट अ बीम, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किसी बीम को डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही है तो भी उसमें मास होगा, लेकिन वहां चार्ज नहीं। एक और प्रूफ देने की कोशिश की गई है, द बीम विल बी अनचार्ज एंड सो मे consist of neutral particles such as atoms or neutrons or electromagnetic waves such as Y rays or X rays। ओके, ठीक है। लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट और है, तो ये जो बात हो रही है चार्ज एसोसिएटेड विद मास की, वो अपनी कंप्लीट होने जा रही है। इन चार्जिंग द मास ऑफ अ बॉडी चेंजेस, बेसिक सी बात है, जब हम चार्जिंग करते हैं तो मास तो चेंज होता ही होता है। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी द मास ऑफ द बॉडी विल डिक्रीज and the body will be become positively charged. On the other hand, if the electrons are added to the body, the mass of the body will increase and the body will acquire a net negative charge. However, due to the extremely small mass, वो बात अलग है कि जब हम एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो वो पॉजिटिवली, और जिसमें हम डालते हैं वो जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, उससे मास तो फिर अफेक्टेड होता है। उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उतने मास से उसका मास कम हो जाता है। लेकिन फिर भी हम मैथमेटिकली जब वर्किंग कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, द चेंज इन द मास ऑफ द बॉडी ड्यू टू द चार्जिंग ऑफ इज प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मास ऑफ द बॉडी। हम थोड़ा इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कैलकुलेशन में, लेकिन होता है, ये बात सही है ना। चलिए, तो इस पूरे डिस्कशन में एक तो 2-3 प्रूफ आए सामने, मासेस की बात हो गई और ये बात क्लियर हो गई है कि बिना मास के जो है चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये मैं तो कुछ फिगर बना रहा हूँ, ये न्यूट्रल बॉडी है, यहाँ पर इसका मास m है, जब इसे पॉजिटिवली चार्ज किया गया तो इसका मास अब m - Δm हो गया है, जो कि लेस देन कैपिटल M है, और ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मास m + कैपिटल M हो गया है, जो कि ग्रेटर देन कैपिटल M है। बिल्कुल इसी तरह आप फिगर बना लेंगे। क्लियर, इसी ऑर्डर में आपको नोट्स बनाना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक पॉइंट था एडिटिविटी ऑफ चार्ज, हम जो है चार्ज को किस तरह ऐड करेंगे। बस बेसिक सी बात है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, 2 तरह की होती हैं, तो हम एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे, बस इतनी सी बात लिखेंगे इसमें। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द algebraic sum of all the charges located anywhere on the body। ये जो पहला वाला पॉइंट था उसका बिल्कुल लगभग ये उसका रिवर मतलब वाइस वर्सा पॉइंट है, कह सकते हो। While adding the charges, their sign
मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जरूर हम साइन लेते ही लेते हैं, तो ये +2 +4 +6 -5 इनको हम ऐड कर देंगे, तो ये 6 और 12 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो 7 बच जाएगा। सिंपल, सही ना। चलो देख लो, इस चीज़ को आप बिल्कुल इसी तरह नोट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बॉडी हैज़ द चार्ज, वो फिगर था और ये कैलकुलेशन है, 2c minus of 5c, 4c and 6c, then the total charge on the body is that will be equal to 7c. Note that the charges are added like real numbers. Okay, they have no direction, so charges is a scalar quantity. मैंने कहा था ना, वाइस वर्सा स्टेटमेंट वहां करेक्ट है। बात करते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इसमें क्या खास सुनना है, देखो जरा। कहने को यहां फिर से एक बात है कि चार्ज इज इनवेरिएंट, बात खत्म। अब कई लोग इस इनवेरिएंट का मतलब नहीं समझते हैं। इनवेरिएंट का मतलब इतना सा है कि हम चार्ज को कितनी भी स्पीड से चलाएं, चार्ज का कभी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना, जो मैग्नीट्यूड होता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। अब आपको इसमें क्या खास है, बहुत ऐसी क्वांटिटीज हैं जो वेलोसिटी के साथ अपना मैग्नीट्यूड बदलने लग जाती हैं। मास की ही बात कर लो, रेस्ट मास को जब आप लगभग काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्पीड से, मान लो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास कंपैरिजन वाइज स्पीड से जब आप चलाते हो, तो उसका मास इंक्रीज करने लग जाता है। मास इंक्रीजेस, मैं लिख देता हूँ इसको, मास इंक्रीजेस, एंड दैट विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द फॉर्मूला m0/1 - v²/c²। लो जी, ये वेरिएबल मास है, ये रेस्ट मास है, जब पार्टिकल रेस्ट पर था तब का मास है। और भी बहुत क्वांटिटीज ऐसी हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी में जब बात करते हैं तो वहाँ एग्जाम्पल्स और चीज़ों के भी लिए जाते हैं, है ना। लेंथ का भी लिया जाता है, एज का भी लिया जाता है, ऐसी बहुत और एग्जाम्पल्स भी हैं। लेकिन चार्ज के मामले में क्या है, इसको कितनी भी स्पीड से चला दो, इसकी वेलोसिटी कितनी भी रख दो, इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता है। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज जस्ट नोन एज इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। मास का एग्जाम्पल ले करके हम जब मास का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो फिर से इसका एक वेटेज बढ़ जाता है कि अच्छा, चार्ज इनवेरिएंट है जबकि मास नहीं है, बस ऐसा कुछ है। चलिए, अच्छा, इसका फिर से वही बात है, प्रूफ। कोई बात हम कह रहे हो तो उसका थोड़ा सा प्रूफ अगर साथ साथ चलता है तो वो चीज़ ज़्यादा समझ आने वाली होती है। आप एक प्रूफ के साथ बात को कह रहे होते हो तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ठीक रहता है, बस इतनी सी बात है। तो ये बात कही गई कि भाई कैसे प्रूफ कर रहे हो कि चार्ज मतलब जो है इनवेरिएंट है। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, अच्छी खासी स्पीड होती है, और प्रोटॉन्स वगैरह तो न्यूक्लियस के अंदर उतनी स्पीड में नहीं मोशन करते हैं। हालांकि वो पूरी तरह रेस्ट पे नहीं होते हैं। भाई बहुत लोग समझते हैं कि वो रेस्ट पर ही होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, उनमें भी मोशन होता रहता है। वहाँ भी उनकी अपनी क्वांटम नंबर्स होती हैं, मतलब वहाँ के न्यूक्लियस के अंदर भी जो ये सारे जो पार्टिकल्स हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वहाँ उनको सबको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, और वहाँ भी बहुत सारी थ्योरी होती है। तो हम चलो बाहर की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स जब और डिफरेंट ऑर्बिट पर रिवॉल्व करता है तो अच्छी खासी स्पीड होती है, बहुत अच्छी स्पीड होती है, और उस स्पीड पे अगर उसका मैग्नीट्यूड बदलने लग जाए तो इलेक्ट्रॉन्स का तो चार्ज बदलने लग जाएगा, जबकि प्रोटॉन्स का नहीं बदलेगा, तो टोटल जो एटम है ना वो न्यूट्रल ही नहीं रह जाएगा। तो एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इससे ये प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहे हैं। ये देखो एक प्रूफ सा ही तो है ना, बस ऐसी बात अपने को तैयार करनी है। चलिए, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। बस it is proved by the fact that an atom is neutral. The difference in the masses on an electron and a proton suggests that electrons move much faster in an atom than in a proton. If the charges were dependent on velocity, the neutrality of the atom would be violated. बस सिंपल सी बात है। तो इसमें प्रूफ भी है, स्टेटमेंट भी है, इस तरह तैयार करें तो बेटर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 6 पर। चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड पे बात करते हैं। देखो, वैसे तो मैकेनिज्म वाइज ही क्लियर है कि व्हेन वी चार्ज अ बॉडी with some magnitude, let's suppose +q, then in the universe there must be
अनदर, देयर मस्ट बी अनदर बॉडी और सम बॉडीज, एक बॉडी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, विच मस्ट हैव अ चार्ज ऑफ माइनस ऑफ क्यू। एक बॉडी होगी तो माइनस क्यू रखेगी, या दो मिलकर रख लें, चार मिलकर रख लें, उससे मतलब नहीं है। बट द नेट चार्ज इन द यूनिवर्स मस्ट बी कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट आल्सो बी इक्वल टू जीरो। ये और सुन लो आप कि वो जीरो ही होगा, कुछ भी हो जाए। हम यहां से कह सकते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कुछ भी, ऐसी कोई यूनिवर्स में केमिकल फिजिकल कोई रिएक्शन नहीं है जिससे चार्ज का जो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो डिस्टर्ब हो जाए। कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है जिससे चार्ज को इस यूनिवर्स में क्रिएट किया जा सके। तो हम यहां से भी बोलते हैं चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। अब यहां पर बहुत लोग इस जगह से कंफ्यूज हो जाते हैं। जब ये एक तरफ तो ये कहा जाता है चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, फिर हम 10th नंबर पॉइंट में पढ़ते हैं चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, और फिर हम बड़े आराम से एक बॉडी को चार्ज कर रहे होते हैं। हालांकि बच्चा उस समय वो याद ही नहीं करता उस बात को कि हमने पहले एक तरह की कसम खाई थी कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, और अब हम एक बॉडी को चार्ज भी कर रहे हैं। तो उस समय उसको नहीं उतना रिलेट करता है वो। लेकिन अगर कर ले कि एक बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं और एक तरफ हमने कहा था चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, तो आप बात समझे, क्रिएटेड होना अलग बात है और चार्जिंग होना अलग बात है। जब मैं चार्जिंग कराऊंगा तो मैं इस पर बहुत अच्छे से फोकस करूंगा, समझाऊंगा दोनों में किस तरह की डिफरेंसेस हैं। देखो, इसको एक तरह से समझ सकते हो आप, एक वर्ड और लगा लो तो थोड़ा क्लियरिटी बढ़ जाएगी। नेट चार्ज अगर लगा देते हो ना, नेट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। लेकिन फिर बुक्स वगैरह ने लिखा नहीं इस पर कि नेट क्यों लिखे वहां। देखो, ये समझाने के लिए है कि नेट चार्ज में बोल रहा हूं कि इस यूनिवर्स में नेट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। अब नेट उन्होंने इसलिए नहीं लगाया कि चार्ज, जब हम केवल चार्ज बोल रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि टोटल चार्ज इन द यूनिवर्स। हम आधा अधूरे चार्ज की बात ही क्यों करेंगे? अजीब सा है कि मतलब आधा चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता। ये क्या है? चार्ज का मतलब ये नेट चार्ज है, टोटल चार्ज है। लगाया नहीं जाएगा, अंडरस्टूड यही रहेगा, इस यूनिवर्स में टोटल चार्ज। तो जब आप चार्जिंग ऑफ द बॉडी पढ़ोगे तो एक बॉडी जितने से चार्ज करोगे दूसरी बॉडी क्या हो जाएगी? दूसरी बॉडी उतने से नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो होगा क्या कि वहां यूनिवर्स की बात हो रही होगी। तो दो बातें अंडरस्टूड होंगी, चार्ज इन द यूनिवर्स और इन अ आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है? मतलब आप इस रूम के अंदर आप एक दो चार जितनी बॉडी लेनी है ना ले लो, अब उनको जैसा भी लेना पहले ले लो। अब जितना चार्ज वहां था, आपने अगर न्यूट्रल बॉडीज ले रखी हैं, फिर आपको जो करना है कर लो। इस रूम के अंदर नेट चार्ज जीरो ही रहेगा। इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और या यूनिवर्स लेवल पर देख रहे होते हैं तो फिर सब कुछ हमें देखना होता है। तो इन दोनों सिचुएशन में, तो अगर समझने के हिसाब से बोला जाए तो सेंटेंस क्या बोलना चाहिए? नेट चार्ज इन द यूनिवर्स और इन द आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज बी कंजर्व्ड और ऑलवेज बी रिमेन जीरो एंड ऑलवेज बी कांस्टेंट, ऐसे भी कह सकते हो। लेकिन ये नेट वर्ड बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, उस पर लगाना थोड़ा मीनिंगफुल नहीं है। तो फिर सिंपली लाइन क्या बोली गई? चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, जिसका मतलब यही है चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, खत्म ना। उसमें बहुत ज्यादा ये भी लगाने की जरूरत नहीं है। इन द आइसोलेटेड सिस्टम, इन द यूनिवर्स, ये सब तो बातें क्वेश्चंस के लिए होती हैं, किस तरह पूछी जाए वो स्टेटमेंट देने के लिए काफी है इतना। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चलिए पढ़ते हैं भाई। A large number of experiments show that in an isolated system, total charge does not change with time. ठीक है ना? ये समझाने के लिए इसको संभाल के लिखा गया है। Okay, though individual charges may change, charge can neither be created nor destroyed. बड़ी फेमस लाइन है ये बहुत अच्छे से इसको आप तैयार कर लें, है ना? Charge can neither be created nor destroyed. It therefore follows that simultaneously equal quantities of the positive and negative charges can appear on or disappear. मतलब इस यूनिवर्स में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बॉडीज हैं, अगर हैं, तो इसका मतलब है साइमल्टेनियसली ऐसा हो रहा है कि जितनी पॉजिटिव चार्ज बॉडीज अपीयर हो रही हैं उसी टाइम में उतनी ही जो है नेगेटिव चार्ज बॉडी भी अपीयर हो रही हैं। तभी वो एक साथ अपीयर और डिसअपीयर हो रही हैं, तभी ये मामला ऐसा हो सकता है। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन पेयर प्रोडक्शन एंड एनाइलेशन। तो अब फिर मैंने कहा ना, हर बात के पीछे प्रूफ देने में बात ही कुछ और है।
एक तो ये कह देना नहीं नहीं बस चार्ज इज कंजर्व्ड, खत्म बात, मान लो। एक होता है कि उसको मैकेनिज्म से समझाना, फिर उसमें एक प्रूफ देना। तो हम एक प्रूफ दे रहे हैं यहाँ पर पेयर प्रोडक्शन एंड एनालाइजेशन का, जिससे प्रूफ हो जाता है कि भाई हाँ एक तो कम से कम प्रूफ हमें देना ही चाहिए, है ना, जिससे प्रूफ हो जाएगा हाँ भाई देखो चार्ज कंजर्व्ड रहेगा, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज आल्सो फाउंड टू होल्ड गुड इन ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, आइदर केमिकल, न्यूक्लियर और डीके। नो एक्सेप्शंस टू द रूल हैव एवर बीन फाउंड। ऐसा कोई रूल मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं है, ऐसा कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है जो जाकर के इस रूल को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। चलिए, तो मैं दो पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनालाइजेशन को मैं समझा देता हूं। तो देखो जरा ध्यान से, एक फोटोन आता है न्यूक्लियस पे, जब जाकर के स्ट्राइक करता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, इनके नाम लिखने की जरूरत है, आप जरूर नोट्स में लिख लें। ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन है, ठीक है। इनको सब बाद में समझाया जाएगा बहुत अच्छे से, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इस फिनोमिना के पहले टोटल चार्ज कितना है, 0, और फिनोमिना के बाद टोटल चार्ज कितना है, -e + e 0। ये पेयर प्रोडक्शन का केस है। एक रिएक्शन को दिखाना एक प्रूफ जैसा ही तो है। तो ये समझो कि आप हर बात के साथ में हमें एक प्रूफ देना पड़ता है उस बात को कहने के लिए। पेयर एनाइलेशन क्या है, देखो जरा। तो पेयर एनाइलेशन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब आपस में मिलते हैं तो दो फोटोन या फिर गामा पार्टिकल्स निकालते हैं। चलो यहाँ बताओ, QI -e + e कैंसिल आउट, 0। QF कितना होगा, 0। हाँ, ये बात आगे मॉडर्न फिजिक्स में सीखने को मिलेगी अच्छे से कि यहाँ दो गामा पार्टिकल्स क्यों निकलते हैं, बस निकलते हैं। एक गामा पार्टिकल जब न्यूक्लियस पर अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकालता है ना, जबकि ये दोनों जब मिलेंगे आपस में तो दो फोटोन पार्टिकल निकाले जाते हैं। वो कैसे निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, वो हम समझाएंगे मॉडर्न फिजिक्स पर। अभी फिलहाल हमारा टारगेट है चार्ज को जो है कंजर्व्ड प्रूफ करना। ओके, चलिए। तो इतना जब आप चार्ज के कंजर्वेशन पर लिखते हो, बोलते हो, समझते हो तो काफी होता है ना। चलिए, अब बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है। मैंने कल कहा भी था आपको पिछली क्लास में कि आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा पढ़िए भी। मैं चाहता हूं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बाद में आते हैं, पहले तो ये समझते हैं कि क्वांटाइजेशन लॉ क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो क्वांटाइजेशन लॉ है जो चार्ज पर हम एप्लीकेबल कर रहे हैं, लेकिन क्वांटाइजेशन लॉ क्या है पहले ये समझें आप, है ना। पहले ये इसको समझते हैं। तो क्वांटाइजेशन लॉ जब समझ में आ जाएगा फिर चार्ज पर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि और भी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो क्वांटाइज्ड होती हैं। एनर्जी होती है, एंगुलर मोमेंटम होता है, तो वो तब वहाँ क्या पढ़ते होंगे हम, तब पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ क्या, एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस चैप्टर में तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर ज़्यादा हम जो है जोड़ देते हैं, कह सकते हो ज़्यादा वेटेज दे देते हैं। बाकी हम उनको भी पढ़ते हैं कि ऐसा नहीं है कि क्वांटाइजेशन केवल चार्ज पर ही अप्लाइड है, या जो है जो ये लॉ है वो केवल चार्ज पर है, वो और भी चीज़ों पर है, एनर्जी पर है, एंगुलर मोमेंटम पर है। तो पहले समझते हैं क्वांटाइजेशन क्या होता है ना। तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में एक बार सीखेंगे। पहले क्वांटाइजेशन लॉ क्या होता है बहुत ढंग से समझेंगे, फिर ये चार्ज पर किस तरह से अपना स्टेटमेंट देता है। मिलते हैं ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।